हाथरस से बड़ी खबर, जहां पर कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। 48 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग अब भी लगी हुई है। मथुरा रिफाइनरी से टीम भी आग बुझाने के लिए पहुंची। दमकल विभाग की तकरीबन 12 गाड़ियां मशक्कत में जुटी हुई हैं। 48 घंटों में भी कोल्ड स्टोरेज में लगी आग पर काबू नहीं पाया गया। पुलिस प्रशासन को आग पर काबू पाने के लिए बरेली जिले की एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी। एसडीआरएफ की टीम ने कोल्ड स्टोरेज पहुंचकर संभाला है मोर्चा। जिले के फायर अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ की टीम कोल्ड स्टोरेज का मुआयना भी किया। सीओ, एडीएम समेत जिले के कई अधिकारी देर रात मोर्चा संभालने पहुंचे। सासनी कोतवाली क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित हरी कोल्ड स्टोरेज का ये मामला है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। आग अब भी लगी हुई है, काबू नहीं पाया जा सका है। 12 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फायर ब्रिगेड टीम की, एसडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है, लेकिन आग अब भी नहीं बुझाई जा सकी है। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है फोन लाइन पर। सुनीत शर्मा हमारे साथ हैं। ये बताएं कि क्या वजह है कि आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है, और मौजूदा परिस्थिति के मद्देनजर अधिकारी क्या कह रहे हैं और कितना वक्त लग सकता है? सुनीत, आपको आवाज मिल रही है? सुमित शर्मा हाथरस से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। सुमित, आवाज मिल रही है आपको? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सब कुछ जलकर राख हो गया, बर्बाद हो गया। कोल्ड स्टोरेज है जहां पर खाद्य पदार्थों को स्टोर करके रखा गया है, भंडारण किया गया है, लेकिन अब आग लग गई, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी आग अभी तक नहीं बुझाई गई है। सीएम योगी का प्रयागराज और वाराणसी का दौरा है आज। प्रयागराज के श्री वेंकपुरम धाम में निषाद राज गुहा की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इस दौरान धाम को कई बड़ी सौगात भी देंगे। सीएम योगी मत्स्य विभाग की कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री का आज काशी जाने का भी कार्यक्रम है। वाराणसी पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ राम जानकी मठ में बनने वाले राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। राम जानकी मठ में ये कार्यक्रम होगा, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के मद्देनजर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। शादी का झूठा वादा और इस आधार पर रेप केस दर्ज कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि रोमांस और कपल के ब्रेकअप के मामले में महिलाओं को रेप के मामले दर्ज नहीं कराने चाहिए, और ऐसे मामले अक्सर ही रूढ़िवादी मानसिकता का परिणाम होते हैं। पीठ ने टिप्पणी की, रूढ़िवादी मानसिकता कम नहीं हो रही है, काम कर रही है ये मानसिकता, क्योंकि यहाँ पुरुष को दोषी ठहराया जाता है। हमारी व्यवस्था में खामियां हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आरोपी ने महिला द्वारा लगाए गए रेप के आरोपों को रद्द किए जाने की मांग की थी, जिसकी उससे सगाई हुई थी। महिला के वकील ने कहा कि शादी का झूठा वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी कर ली है और उसी दौरान ये टिप्पणी की। कानपुर से खबर, जहां मानकों के विपरीत शहर के कई स्थानों पर ठेले खुलने का विरोध जारी है। विनायकपुर में देसी शराब का ठेका खुला, जिसके विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। महिलाओं ने जाम लगाया, हंगामा किया। आबकारी विभाग पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। उधर ललितपुर में भी गांव के अंदर खोली जा रही देसी शराब की दुकान के विरोध में गांव वालों ने हंगामा किया। गांव वालों ने देर रात दुकान के सामने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर कोतवाली, मेहरौनी और चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह ग्रामीणों को समझाया गया। कुम्हेड़ी में बस स्टैंड पर नई शराब की दुकान स्वीकृत हुई है, इसी का ये सभी विरोध कर रहे हैं। अमरोहा में ग्राम प्रधान का खेल उजागर हुआ। ग्राम प्रधान कोई और नहीं बल्कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन का सास है। ब्लॉक के अधिकारियों से मिलीभगत के चलते परिवार के 8 लोगों समेत अपने करीबी 18 लोगों के बैंक खातों में लाखों रुपए डलवाए।
इन लोगों ने ना कोई काम किया था, ना कोई मजदूरी। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था तो ग्राम प्रधान की जांच में खेल सामने आया। डीएम ने 11 कर्मचारियों को दोषी मानते हुए कार्रवाई की है। प्रधान के बैंक खातों को सीज किया गया, वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। मनरेगा फर्जीवाड़े का ये मामला है। 8 कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन के सास से 8,68,000 रुपए की वसूली होगी। एक विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं कि जितने भी इस प्रकार के मस्टर रोल पे व्यक्तियों के नाम अंकित हैं जो वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं, या फिर एक ही परिवार के ज्यादा लोग जो है मस्टर रोल में नाम है, या ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्यों के नाम मस्टर रोल में अंकित हैं, या अगर कोई मृत हो गया है या फिर कोई यहाँ से पलायन कर गया है और फिर भी यहाँ पर उनके नाम चल रहे हैं, उनका एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और ऐसे सभी नामों को उन मस्टर रोल से हटवाया जाएगा। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर सामने आया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। हादसा गजरौला थाना क्षेत्र के इटोरिया गांव में हुआ। आरोप है कि ट्रैक्टर ईंट भट्टे से तेज रफ्तार में आ रहा था। परिजनों ने ईंट भट्टा मालिक पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस इस वक्त मामले की पड़ताल में जुटी है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया। 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक मैराथन चर्चा चली, जिसके बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को पारित कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने पर वोटिंग करवाई। इस विधेयक पर पक्ष के 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग हुई और ये बिल पास हुआ। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया। इससे पहले सदन में गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की तरफ से लाए गए संशोधन खारिज हो गए। बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया, विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और इसके विरोध में वोटिंग की। इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया। साठ सांसदों ने 12 घंटे तक मैराथन बहस में हिस्सा लिया और अपनी अपनी बात रखी और इसी के साथ संसद में इतिहास रच दिया गया। कल दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी डिबेट, जो कि रात 12 बजे तक चली और फिर अगले 2 घंटे इस ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग का दौर चला। आखिर में वही हुआ जिसका पहले से ही अनुमान था। आंकड़े जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बिल पास होने के बाद सभी साथी मंत्रियों और सांसदों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को बधाई दी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल लोकसभा में जो कुछ हुआ 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक, वो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एक यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश होगा। 8 घंटे का बहस का वक्त निर्धारित किया गया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद सरकार इसे आज राज्यसभा में पेश करेगी। दोपहर 1 बजे इस पर चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस को तकरीबन 45 मिनट का वक्त मिलेगा, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता वक्फ बिल के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखेंगे। बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी, बृजलाल दास, राधा मोहन दास अग्रवाल, गुलाम अली खटाना हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी बोलेंगे। वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा से पास होने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने खुशी जताई है और भारत सरकार को धन्यवाद दिया। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थी। मगर अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने पर हमें उम्मीद जगी है कि इंशाअल्लाह कुछ अच्छा काम होगा और गरीब मुसलमानों की आर्थिक तंगी में एक जबरदस्त इनकलाब आएगा।
असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल फाड़ दिया। कहा, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, आप भी जज होंगे, आप ही फैसला लेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। ये बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम आरोप ओवैसी की ओर से लगाए गए। और ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी सांसद और जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने उन्हें निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बिल नहीं बल्कि ओवैसी ने जो किया सदन के अंदर वो असंवैधानिक है। पहले 95 में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के है और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हाँ, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए ये बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। बीजेपी इधर बहस के दौरान किरेन रिजिजू ने विपक्ष को जमकर सुनाई है। पूछा कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसे बार बार असंवैधानिक बताया जा रहा है, ये साफ करे विपक्ष। राजनीतिकरण भी हुआ है, लेकिन मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं, जो समझते हुए नहीं समझने का अगर प्रयास करता है उसको मैं नहीं समझा सकता हूं। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है? जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इस तरह का जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पीछे जो भाव है उसको समझना होगा। हम हल्के में अगर इस्तेमाल करते हैं शब्दों को तो जो सुनने वाला क्या सोचेंगे? संविधान को हाथ में पकड़ना, भारत के तिरंगा को हाथ में पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन संविधान पकड़ेंगे, तिरंगा पकड़ेंगे, फिर आप बोलते हैं कि देश से आजाद होना चाहिए, देश को टुकड़ा होना चाहिए, ये नारा लगाने वाले का समर्थन करना यह कहां तक जस्टिफाई करता है? इंडियन स्टेट से लड़ेंगे जो लोग इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ेंगे बोलने वालों के साथ आप लोग खड़ा रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। आप लोग का कई ऐसा तस्वीर भी है जिन्होंने भारत को टुकड़ा करने के लिए नारा लगाने वालों का साथ आप लोग खड़े रहते हैं। आप लोग ऐसा मत समझे लोग नहीं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं
आपका जितना कारनामा है वो पहचान चुके हैं। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। बंगाल के सांसद का जवाब छाती ठोक कर दिया। वहीं अखिलेश के योगी वाले बयान पर अमित शाह ने कहा कि योगी यूपी में फिर रिपीट करेंगे और बीजेपी अभी 3 टर्म और सरकार बनाएगी। सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण इसके आधार पर काम करते हुए आए हैं और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं। मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित की। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा, ज्यादा सीधा है। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने ओवैसी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे राजनेता वक्फ बिल को लेकर लोगों को बहका रहे हैं। बिल फाड़े जाने को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। इनको केवल जाति और संप्रदाय का विभाजन दिखता है। ये गांधी जी का नाम लेकर इन्होंने फाड़ा था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में फाड़ा था और मैं यहां फाड़ रहा हूं। अरे गांधी जी का नाम लेते हो और जिन्ना की विरासत को ढो रहे हो, जिन्ना का आचरण करते हो। यानी जिन्ना का आचरण था विभाजन का, तुम विभाजन की बात करते हो। मैं समझता हूं कि ओबीसी जी ऐसे लोग इस राजनीति में केवल सांप्रदायिक उन्माद के नाम पर भोले भाले लोगों को बहकाते हैं। ये जो बजट, ये जो वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम है, ये औकाफ के प्रशासन में सुधार करता है। ये एक तरीके से बोर्ड की जो असाधारण और मनमानी शक्तियां थीं उनको तार्किक बनाने का काम करने वाला है। और वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। जल्द में आपको सभी मुस्लिम सांसदों का बिल पर ये रिएक्शन दिखाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। बैठिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है। इस देश का मुसलमान वफादार है। इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। आपको शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में ईद की सवैयां नहीं चाहिए। हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर दीजिए। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्त तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है, ये तो समझ में बात नहीं आती। हमने कितने अस्पताल बनाए वक़्फ़ से, हमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई वक़्फ़ से, हमने क्या किया वक़्फ़ से, हमने कितने कॉलेज और स्कूल बनाए। ये सोचने की बात है।
और इस दौरान कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा, संविधान को रौंदा जा रहा है, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अदालत में जाएंगे। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए क्या कोर्ट में जाएंगे, अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हैं, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन लगातार आप लोग कह रहे हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बिल्कुल क्लियर कट है, ये तो क्लियर कट है। हमने हाउस में भी कहा, लेकिन अपनी बात के सामने कोई चलने नहीं देते। संख्या बल के आधार के ऊपर सब काम किए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही अहम जानकारी। युवा भारत की ताकत को करीब से जानिए न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में, जहां एक साथ मिलेंगे नए आइडियाज, बड़े सपने और आगे बढ़ने की सोच। ये मौका है दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट से सीखने का। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में। आप भी इसका हिस्सा जरूर बने और आज ही रजिस्टर करें। जो एड्रेस इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, www.news18futures.com/rising bharat summit/ पर।